अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का कल फैसला कुन दिन होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट में मुज़ाकरात अब कल सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होंगे। तहरीक इंसाफ ऐलान कर रही है कि कल अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर फैसला नहीं हुआ तो फिर अदालत में फैसला होगा। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों तरफ से संजीदगी दिखाई नहीं दे रही है। हुकूमती वज़रा भी बार बार मुज़ाकरात के खिलाफ बयान दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी हुकूमत की नेक नियति पर सवालात उठा रही है। आज लाहौर में रैली से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि अगर हुकूमत ने 14 मई से पहले असेंबली तहलील ना की तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए। अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट देके तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इनके इस बदयानतदार मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबली ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। रावलपिंडी में रैली से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत से मुखातिब होकर कह दिया है कि कल मैं आपको सुनूंगा कि हमारी तजवीज़ पर आपका क्या जवाब है। अगर आप हमारी तजावीज़ पर मुत्तफिक नहीं हैं तो फिर हम चीफ जस्टिस के सामने अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। साहब से सवाल करता हूँ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? कल हमारा जो प्रपोजल, मैं चाहूंगा कि उस पर हमें आप 2 टोक जवाब दें। अगर आप इत्तफाक पर नहीं आते तो मैं चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में हाजिर होकर अदालत के अंदर ओपन कोर्ट में तहरीक इंसाफ का मतमा नजर, तहरीक इंसाफ की काविश और कोशिश कौम के सामने सुप्रीम कोर्ट में रख दूं और फिर फैसला आइन के मुताबिक होगा और आवाम करेगी। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ क्या जानबूझकर रुकावट बन रहे हैं या फिर कोई गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है या फिर नवाज शरीफ की पॉलिसी है? ये हम नून लीग से पूछेंगे, क्योंकि इसके अलावा आज मरीम नवाज ने भी कहा है कि पर्चा आउट हो गया है। वहां प्लानिंग है कि वजीर आजम के खिलाफ तौहीन का पर्चा देंगे। ये चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो जाए वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई ना होगा। इस मुल्क की तरक्की में एक शख्स हाइल है, उसका नाम है इमरान खान। सियासी तो वो नहीं है, वो दहशतगर्द है। असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। बात ये थी कि असेंबली टूटेगी और सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकार बैठे जो आपको इलेक्शन आपके आगे रख देंगे। इमरान खान के सहूलतकारों ने उसको लाने का ये मंसूबा बनाया। पेपर आउट हो गया, ये मंसूबा तुम्हारा कामयाब नहीं होने देंगे। पहले हम नाइंसाफी करेंगे, साजिश करेंगे, कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा दे, जितने पर्चे मर्जी देने दो, हम ये भुगत के आए हैं सारा कुछ, अब तुम्हारी बारी है। चीफ जस्टिस की सास साहिबा है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ हैं, वो गाजर का हलवा बनाने की तरकीब नहीं डिस्कस कर रही थी, बता रही थी कि साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है। पहले असेंबली तोड़ी और बड़ी रौनक के साथ तोड़ी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि हमारी असेंबलियां बहाल की। क्यों किए जाए भाई? तुम, ये मुल्क तुम्हारे वालिद साहब का मुल्क है। मैं आवाम से पूछती हूँ कि अब हम आपको पता चला है कि असल सिसिलियन माफिया कौन है, असल गॉडफादर कौन है इस मुल्क के। इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात बेसूद हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर यानी अक्टूबर में होंगे। जबकि वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा है कि कभी दहशतगर्दों के विंग और पेट्रोल बॉम्ब फेंकने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। सारा रौला सितंबर का। इमरान खान चाहता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सितंबर में रिटायरमेंट से पहले पहले इलेक्शन हो जाए और आप चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। हम ये नहीं चाहते कि उनकी रिटायरमेंट के बाद हो, हम चाहते हैं वक्त पे हो। मुज़ाकरात जो है सियासतदान इस किस्म के जो है वो करते रहते हैं, खेल जो है वो। इस शख्स से मुज़ाकरात करना एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। अदालत ने कहा है कि जाओ जी मुज़ाकरात करो, पहले अपने तो मुज़ाकरात कर लें। आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि सुलह कर लो। कोई क्रेडिबिलिटी है कि उनके कहने में? कोई मुज़ाकरात नहीं है। कभी दहशत गर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी पेट्रोल बम फेंकने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी आलमी कुव्वतों के आलाकार बनने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी मीर जाफर सादक कहने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों में बैठे लोगों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश
करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। कभी अदालतों में पंचायत नहीं लगती। ये किसी की ख्वाहिश पे पंचायत अगर लगेगी तो यकीनन ये कामयाब नहीं होगी। एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। जुमे को इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार किए गए थे, जिस पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था। उसी रात लाहौर में चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस ने धावा बोला तो उस पर भी तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन यह भी कह दिया कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा था कि मुज़ाकरात को सबूतात करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे और मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। लेकिन इस मामले पर खुद हुकूमती वुज़रा सवालात उठा रहे हैं। परवेज इलाही के घर पर छापे से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज इलाही के घर छापे का मीडिया से इल्म हुआ, जिम्मेदार वही लोग हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, जबकि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पहले इमरान खान और अब परवेज इलाही पकड़े नहीं गए। ये इंतज़ामिया पर सवालिया निशान है। इंतज़ामिया में PTI के हिमायती नाटक कर रहे हैं ताकि हमदर्दियाँ हासिल करें। ये तमाशा देख रहे हैं कि खान साहब के जमान पार्क के ऊपर भी रेड होता है और खान साहब नहीं पकड़े जाते। उनके परवेज इलाही साहब के घर पे रेड होता है, वो नहीं पकड़े जाते। आखिर ये लोग क्या हैं? ये कानून से बड़े हैं या ये तमाम फरमाइशी प्रोग्राम होता है, नूरा कुश्ती होती है कि हमें जरा लीडर बनाओ? मुझे तो कोई बईद नहीं है कि जो उनके अंदर इंतजामिया में कोई हमायती हल्के होंगे, शायद वो इस किस्म के नाटक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब एक फरमाइशी प्रोग्राम है जिससे उनके लिए हमदर्दी पैदा करने का सामान पैदा किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में, सारी दिलचस्प सूरत हाल में कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान हतमी मुज़ाकरात होने हैं। साथ ही कल अदालत में भी बहुत अहम दिन है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस भी सुनेगा। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। आप पर बराह रास्त इल्ज़ाम है कि आप सबूताज करना चाहते हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उन्हें, आप, जावेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। अब बात ये नहीं समझ में आ रही है कि मुज़ाकरात कर रहे हैं इसाक डार साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो भी नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब, आप भी नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब, इसाक डार साहब तो खुद रिश्तेदार। तो ये नवाज शरीफ साहब गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं या आपकी पार्टी में वाकई इख्तलाफ है? नहीं शाहजेब, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने भी जो बात की वो एक असूली बात थी। वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जो 2 असेंबलियां तोड़ी किसी जमहूरी जज्बे के तहत नहीं तोड़ी, एक सियासी तकरीबकारी के तहत तोड़ी हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि उनका वो सियासी तकरीबकारी का वार अगर नाकारा हो गया है और उसके बाद अब सिंध और बलूचिस्तान के अवाम का क्या कसूर है कि वो उनकी हमाकत की कीमत अदा करें, या फॉर दैट मैटर कौमी असम्बली क्यों उनकी हमाकत की कीमत के ऊपर पहरा दे और वो भी अपना मैंडेट पूरा ना करे। देखिए, आइन की जो बुनियादी स्कीम है वो ये है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फेडरेशन जो है वो सब इकाइयों को बराबर देखती है। पंजाब में जल्दी इलेक्शन करने का मकसद ये है कि आप पंजाब की बालादस्ती कायम करना चाहते हैं। ये तो आपका मौकफ है ना, तहरीक इंसाफ का अलग मौकफ है, मगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे और तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं पीछे हटेगी। अब खान साहब ने भी फाइनल पोजीशन ले लिया कि 14 मई से पहले आपने नई असेंबलियां तोड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट पर रिलाय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप लोगों का यह दावा है कि आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया है, इसके अलावा जो 21 अरब रुपए थे उसे पार्लियामेंट ने मुस्तरद भी कर दिया है। तो मामला फिर कहीं भी नहीं जा रहा ना, एक्सट्रीम पोजीशन से आप लोगों की, और आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बैकफुट पर है? देखिए शाहजेब, मैं समझता हूं कि PTI जो है वो मुज़ाकरात को सिर्फ अपने हैंडलर्स के लिए केस बनाने के लिए कर रही है। इमरान खान साहब का ये कहना कि 14 मई तक अगर हुकूमत ने असेंबलियां ना तोड़ी तो मैं ये कर दूंगा, इसका मतलब तो ये कि इट इज़ माई वे और हाई वे। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं इस चीज़ से बाहर हूँ। इस किस्म की डिक्टेशन के साथ तो आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते कि आप प्री कंडीशंस लगाएं। और मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, मुज़ाकरात इस वक्त एक तरफ जहाँ तारीख पर ज़रूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि अगला इलेक्शन किस तरह पाकिस्तान में। मगर ऐसे बात साहब, उनको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और अदालत ने आप लोगों के मुज़ाकरात तक उस फैसले को टाला हुआ है। तो इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे हैं माई वे और हाई वे, वो कह रहे हैं माई वे और सुप्रीम कोर्ट्स वे। तो आपने दोनों में से एक से डिसाइड करना है कि आपको इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकालना है या जो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है उस रास्ते पे जाना है। वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी इमरान खान का ही रास्ता है ना। इट इज आइदर सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान वे और हाईवे।
बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त केस कर रही है, उस वक्त तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप तसल्ली के साथ सबका मौक़िफ़ सुनिए। सियासी जमातों को नहीं सुना गया, बार काउंसिल्स को नहीं सुना गया, सिर्फ पीटीआई के वकील को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने उजलत में एक फैसला दे दिया। अब वो जो फैसला है वो इस वक्त एक हड्डी बना हुआ है सारे मामले में, क्योंकि वो गलत फैसला है। आप एक सूबे को किस तरीके से पूरे फेडरेशन के ऊपर तसल्लुत दे सकते हैं? आप किस तरह पाकिस्तान के बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स की राय को पाकिस्तान के आइन की मंशा से निकाल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, खुद उसके अक्सरियती जजों ने उसको तस्लीम नहीं किया। 4-3 का जो फैसला है जिसको पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एक माइनॉरिटी फैसले के जरिए कौम में एक नया बहरान पैदा कर रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात शाहजेब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कल समाअत होने जा रही है, जिसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर के हवाले से जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आप चूंकि तहकीक करते हैं, मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस का जरा फैसला पढ़िए जिसे साकिब निसार साहब ने लिखा है। उसमें कितनी तफसील के साथ उन्होंने लिखा है कि शख्सी जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो ना वजीर आजम के आइन के मुताबिक हैं, ना वजीर आला के आइन के मुताबिक हैं। तो जनाब, अगर वजीर आजम और वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हराम है तो मुझे बताइए कि वो कौन सी फिका है जिसके तहत चीफ जस्टिस के लिए वो हलाल है? ऐसे इकबाल साहब, ये जो मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की जो आप मिसाल दे रहे हैं, ज़ाहिर हमारे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनके इल्म में है कि हम बार बार ये वाला मामला रख चुके हैं और तफसील के साथ रख चुके हैं, तहकीक के साथ रख चुके हैं, मगर अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है। वो नहीं मानेंगे तो आप लोगों ने नोटिफाई तो कर दिया, मगर अब उस पर अमल कैसे होगा? क्या 2 जजेस खुद बैठ जाएं, क्योंकि कमेटी 3 सीनियर जजेस की बननी है, तो जैसे काजी फाइज साहब और जस्टिस सरदार साहब जो वो खुद बैठ जाएं, इस हवाले से क्या करें? वो देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत है, जो कोई भी जमहूरी रियासत है, उसके 3 सतून होते हैं। और जहां पार्लियामेंट की हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो हमारी जो स्कीम है उसके अंदर जुडिशरी ये कहती है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पे जुडिशल रिव्यू है। और जुडिशल रिव्यू इस बात का है कि अगर पार्लियामेंट आइन की स्कीम से तजावुज करेगी तो अदालत जो है उस हुक्म को, उस कानून को साकत कर सकती है। सवाल यह है कि अगर जुडिशल रिव्यू पार्लियामेंट के ऊपर है तो क्या वो जुडिशल रिव्यू चीफ जस्टिस या अदलिया को खुदा ना खास्ता शहनशाह के इख्तियारात देता है कि अगर जुडिशरी जो है ट्रांसग्रेस करे आइन के इख्तियारात के साथ, वो आइन को रीराइट करने की कोशिश करे, तो फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो भी यकीनन नजर रख सकती है। और ये एक बहरान है जिसकी अगर कल ये फैसला दे दिया कि ये कानून नहीं है ठीक, अगर ये इस कानून को मुस्तरद कर दिया, पहले अमल दरामद तो रोका हुआ है, अगर मुस्तरद ना भी करें और लटका के रखें तब भी आप लोग क्या कर लेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है? क्या आप लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी 2 जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव ले लें, क्योंकि वहां से तो कुछ भी नहीं आया है? आप लोगों का क्या लाएअमल है? क्योंकि मामला तो लटका हुआ है ना, कानून बन गया, अमल दरामद तो नहीं हो रहा है, बेंच इस दफा भी चीफ जस्टिस नहीं बना है। शाहजेब, हम तो ये चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो बैकबोन है जुडिशल निज़ाम की, वो तनाज़े का मरकज़ ना बने। और इसीलिए हमने बार बार चीफ जस्टिस साहब से कहा कि अगर आपको यकीन है कि आपने आइन के मुताबिक फैसला दिया है तो आपको किस चीज की घबराहट है कि आप फुल कोर्ट नहीं बनाते? क्या आपके जो ब्रदर जजेस हैं वो आइन का हलफ नहीं उठाया हुआ? क्या वो आइन की पासदारी पर आपका साथ नहीं देंगे? ये साफ इस बात का सबूत है कि चंद मखसूस जज हैं जिनको खुद ये एतमाद नहीं है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके मौक़िफ़ की तायद करेगी। और वही जो हैंडलर्स हैं इमरान खान के, इमरान खान को जल्दबाजी ये है कि उसके आधे हैंडलर जो थे वो रिटायर हो गए हैं, बाकी सितंबर तक वो समझता है कि बाकी आखिरी हैंडलर भी चले जाएंगे, तो सितंबर से पहले पहले हर कीमत पे मैं इलेक्शन करा लूं। और इसके एवज वो उनको क्या देगा? हो सकता है कि उसने ऑफर किया हो कि मैं आपकी जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दूंगा, अल्लाह जाने अंदर का मामला क्या है। लेकिन मगर फिर आप लोग भी, मगर आप लोगों को भी पता है ना कि 2-3 महीने में कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। उसके बावजूद आपका भी अक्टूबर पर इसरार इसीलिए है ना, आप भी चाहते हैं कि सितंबर गुजर जाए, जिस तरीके से इमरान खान साहब चाहते हैं कि सितंबर ना गुजरे। देखिए, हमारा अक्टूबर पे इसरार किसी हैंडलर की वजह से नहीं है। हमारा अक्टूबर पे इसरार आईनी मुद्दत जो असेंबलियों की है उनके मुकम्मल होने के ऊपर है। जबकि इमरान खान का इसरार के सितंबर से पहले हर कीमत पे इलेक्शन हो, वो इसलिए है कि वो अपने हैंडलर्स के जरिए दोबारा शबखून मारना चाहता है इंतखाबात के ऊपर। तो लिहाजा अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि वो दोबारा
हैंडलर्स के जरिए इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, बैकडोर के साथ इलेक्शन को रिग करके आना चाहते हैं, तो उनकी साजिश के लिए तो हम ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं इकबाल साहब, आप फिर पर्सनली ज़रा आप सीनियर रहनुमा हैं, मामलात को, सियासत को बहुत ज़्यादा समझते हैं, अपनी पार्टी को भी समझते हैं। आप कल के मुज़ाकरात से कोई आउटकम देख रहे हैं कि एक ऐसा हल निकल आएगा जिस पर दोनों जमातें राजी होंगी, या आप कोई हल नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जी करें आप मुज़ाकरात? देखिए, हम पूरी संजीदगी के साथ कोशिश करेंगे कि पीटीआई के रहनुमाओं को ये इस बात का एहसास दिलाएं कि पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान की भी आवाज़ है। पाकिस्तान में आपकी 2 असेंबलियां तोड़ने की हमाकत की कीमत या सजा सिंध और बलूचिस्तान के अवाम या कौमी असेंबली नहीं दे सकती। आप अगर संजीदा हैं तो अक्टूबर में जब आईनी मुद्दत मुकम्मल होती है उस पर पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात के लिए आमादा हों, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगले इलेक्शन को कैसे गैर मुतनाज़ा किया जाए ताकि इलेक्शन के बाद कोई नया तनाज़ा ना सब वो नहीं मानेंगे। देखिए, खान साहब ने तो 14 मई कहा है, खान साहब ने तो 14 मई कहा है, मगर उनकी जो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है आप लोगों के लिए वो है कि आप अगला बजट पहले देने से जाएं, यानी कि आप कोई 15-20 दिन की ही 14 मई के मुकाबले में ऊपर नीचे आप ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि वो चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो इमरान खान साहब आपके साथ कर गए थे, पूरा का पूरा IMF का प्रोग्राम तबाह कर गए थे, क्योंकि IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी की, आप भी वही काम करें, एक रिलीफ और एक्सपेंशनरी बजट दें जो IMF की शराइत के मुताबिक ना हो और पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश हो जाए। बाद में अगर इमरान खान भी हुकूमत में आए तो मईशत को ना संभाल पाएँ। जो वो आपके साथ कर गए थे उन्हें डरे, आप भी वही करने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो हर शख्स को मालूम है कि मुल्क की मईशत में इतनी स्पेस नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा ऐसा रिलीफ वाला बजट दें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम इक्तिसादी पॉलिसियों को दुरुस्त कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में रिकॉर्ड चावल की फसल के बाद रिकॉर्ड अल्लाह के फजल से गंदम की फसल हुई है। रूरल इकॉनमी के अंदर खुशहाली आ रही है, पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो रहा है। इसी तरह जब IMF का पैकेज ज़रा हतमी हो जाएगा, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी स्टेबलाइज होना शुरू होगा। इमरान खान को ये तकलीफ है कि अगर मुल्क की मईशत मुस्तहकम होना शुरू हो गई तो उनका सारा बयानिया गिर जाएगा, और इसीलिए वो चाहते हैं अपने हैंडलर्स के होते हुए जल्द अज जल्द इंतखाबात ले लें। शायद उनका दाव लग जाए, उनका दाव नहीं लगेगा। वैसा मगर इस सब में अब आप जब ये परवेज इलाही साहब वाला मामला होता है, इसका क्या ये मतलब लिया जाए फिर जब राना सनाउल्लाह साहब कहें मुझे नहीं पता, आप ये कहें कि जी ये कैसे हो सकता है कि ना इमरान खान गिरफ्तार हो पाते हैं ना परवेज इलाही साहब, ये तो इनको बाकायदा तौर पर एक हीरो बनाने वाली बात हो रही है, विक्टिम बनाने वाली बात हो रही है। तो क्या इसकी मैसेजिंग फिर ये है कि आप लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई चाह रहा है कि इस मुज़ाकरात का हल ना निकले, उन्हें सबूताज करने की भी कोशिश हो रही है? देखिए, इसको तो कोई कतईयत के साथ आप नहीं कह सकते, लेकिन यकीनन इमरान खान साहब या चौधरी परवेज इलाही साहब के कोई हमदर्दी रखने वाले अनासर इंतजामिया में होंगे। जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही वो ये है कि इन दोनों को अगर गिरफ्तार करना मतलूब है तो इट इज़ नॉट ए बिग डील, इनको तो 10 मिनट के अंदर पकड़ा जा सकता है, लेकिन बिला वजह इस किस्म के ऑपरेशन करना जिससे कि वो मीडिया की अटेंशन हासिल करें और वो बिला वजह हमदर्दी हासिल करें, ये फजूल ऑपरेशन हैं। और मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान साहब जिस तरीके से अपने खुद अमाल के अंदर घिरे हुए हैं, उनकी कोशिश सिर्फ ये है कि वो उन सजाओं से बच सके जो केसेस उनका पीछा कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग था, चाहे वो तोशा खाना था। वो अब एक मॉब की ताकत के जरिए अदालती निज़ाम को मरूब कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि अदालती निज़ाम पसपाई इख्तियार कर रहा है। और ये अदालती निज़ाम जो तलवारें लेकर हम पे चढ़ा हुआ था, और हमारी तो बेल एप्लीकेशन भी महीनों महीनों नहीं सुनी जाती थी, यहाँ एक एक दिन में 8-8 जमानतें दी जाती हैं। ये सवाल लोगों के ज़हनों में पैदा हो रहे हैं, और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि शायद कुछ हैंडलर्स हैं जिनकी छतरी है, जिसकी छतरी के नीचे इमरान खान चाहता है कि मैं अगला इलेक्शन भी किसी तरह 2018 की तरह रीडू कर लूं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यानी मुज़ाकरात के कमरे में कुछ भी हो, मुज़ाकरात के कमरे के बाहर जो हो रहा है वो इस बात को वाज़े कर रहा है कि दोनों पार्टियां अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि 14 मई से पहले पहले असेंबलियाँ तहलील करनी होंगी, बजट इस हुकूमत को नहीं देने देंगे, वरना सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि अपने फैसले पर अमल दरामद कराए। जबकि हुकूमत ये कह रही है कि हम मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ को समझाएंगे कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो और अक्टूबर के महीने में हो। यानी बात बनती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान पर बार बार सवाल उठता है और इल्ज़ाम लगता है कि वो जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं खुद वही जुर्म कर रहे होते हैं। इमरान खान मुखालिफ जमातों पर पार्टी टिकट्स बेचने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ पर पार्टी टिकट्स की तकसीम के मामले पर एक बार फिर पैसे चलने का इल्ज़ाम लग गया है। हालिया दिनों में कुछ ऑडियो लीक सामने आई हैं जिनसे ये तासुर मिल रहा है
कि पंजाब में सूबाई असेंबली के इलेक्शन के लिए पीटीआई के टिकट्स की बाकायदा खरीदो फरोख्त हुई है। हालांकि इमरान खान का दावा है कि उन्होंने ये टिकट्स बाकायदा जांच पड़ताल और इंटरव्यूज के बाद खुद जारी किए हैं। हफ्ते को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की 2 मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए पैसे चलने की बात हो रही है। आज इस ऑडियो का हवाला देकर नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि साकिब निसार जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर थे तो कितनी नाइंसाफी करते होंगे। साकिब निसार का बेटा, उसकी ऑडियो हमने सुनी। उसका बेटा जो टिकट के लिए अप्लाई किया है पीटीआई के टिकट के लिए, उसको कह रहा है कि तुमने अगर 1 करोड़ 20 लाख से कम लिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चोर का बेटा चोर। ना सिर्फ ये कि चोर का बेटा चोर, लेकिन कैसी चोरी की ट्रेनिंग वालिद साहब ने दी हुई है। अभी रिटायर्ड है। सोचो जब ये साकिब निसार पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे होगा तब ये क्या नाइंसाफी करता होगा। साकिब निसार साहब बताओ, अगर एक टिकट के तुम 1 करोड़ 20 लाख ले सकते हो तो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने के तुमने क्या लिया, मुझे बताओ आज। मरियम नवाज जिस ऑडियो लीक का जिक्र कर रही हैं उसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब पीटीआई के टिकट होल्डर अबू जर से ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनके वालिद यानी साकिब निसार ने उन्हें टिकट दिलवाने के लिए बहुत मेहनत की है, लिहाजा वो साकिब निसार से मुलाकात के लिए आ जाए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ जी, ये आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इस पे लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिकट डालने आ जाएंगे बस। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो देखो मर्जी है तेरी वो देखे, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है बस, ठीक है। फिर एक और ऑडियो में साकिब निसार के बेटे नजम साकिब एक मिडिलमैन मियां उजैर से टिकट दिलवाने से मुताल्लिक तयशुदा लेन देन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी सूरत 1/20 से कम नहीं लेना। तो काम किसने करवाया? प्योर तो नहीं करवाया, बस कोटो। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन दैट डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूं कि भेजो सामान मुझे। सामान भेजो नहीं, 1/20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, 1/20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं तो नहीं होती जबान। तुम तो मेरे लिए तुम, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके, बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। आज हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके बेटे नजम साकिब और अबू जर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी तो तीनों ने ही जवाब नहीं दिया, मगर हफ्ते को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अपना मौक़िफ़ देते हुए साकिब निसार ने तस्लीम किया कि इस ऑडियो में उनके बेटे नजम साकिब ही की आवाज़ है, लेकिन उनकी आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साकिब निसार ने यह भी मान लिया कि मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ और किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता हूँ, ताहम उनका यह भी कहना था कि पैसे लेने वालों पर लानत हो। अब ये संगीन इंकिशाफ है। खुद साकिब निसार मान रहे हैं कि उन्होंने अबू जर को टिकट दिलवाने के लिए सिफारिश की थी और उनकी सिफारिश कितनी तगड़ी थी, इस बात का सबूत यह है कि इस मुबैना ऑडियो में जिस हल्के की बात हो रही है वो PP 137 शेखुपुरा का हल्का है, जहां से पहले मलिक इकबाल नामी शख्स को PTI का टिकट मिला था, मगर फिर कुछ दिन बाद एक नज़रसानी शुदा लिस्ट जारी हुई और उसमें मलिक इकबाल की जगह अबू जर को टिकट दे दिया गया था। और अब यह तब्दीली साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना कोशिशों और असर रसूख का नतीजा है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस ऑडियो को आए हुए एक दिन भी नहीं गुजरा था कि PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा कर दिया कि छानबीन के बाद पैसे देने का इल्ज़ाम झूठ निकला है। अब ये तो PTI बता सकती है कि इतने संगीन इल्ज़ाम की तहकीकात सिर्फ चंद घंटों में कैसे मुकम्मल कर ली गई, और इल्ज़ाम भी PTI पर और तहकीकात भी PTI ने चंद घंटों में मुकम्मल करके खुद को और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके बेटे को कैसे क्लीन चिट दे दी। किसने और कब तहकीकात की, इस पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को दावत दी, मगर कोई प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं हुआ। ये प्रोग्राम लाइव है, वो अब भी ज्वाइन करके अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ साकिब निसार तक महदूद नहीं है
कि जिसमें पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए पीटीआई के टिकट्स बिकने का इल्ज़ाम लगा है। कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की भी एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें वो टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार से इमरान खान से एक मुलाकात करवाने के लिए डोनेशन के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का तकाजा कर रहे थे। चौधरी हफीज बोल रहे हैं सर, नवाब शाह इस्लामाबाद तो जी। तो मैं जिक्र किया सी ताडे नाल राणा शौकत साहब ਲਈ ਸਾਨੂੰ पीपी 114 ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਬਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। चलो ठीक है सर। और कोई 10 मिलियन तो उत्ते दी होनी चाहिए जेडी चेयरमैन ने मुलाकात हो सकती। वो पार्टी दी टिकट सर की नहीं, पार्टी वास्ते। अच्छा पार्टी वास्ते सर। और शौकत खानम ली किन्ना सर? देखो जेड़ा शौकत खानम वास्ते जी तुसी देना चाहो तो वो थोड़ी मर्जी है। इमरान खान मेरिट और शफाफियत की बात करते हैं, मगर जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल उसके उलट नज़र आ रहे हैं और उनके अपने दावों पर संजीदा सवालात उठा रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि पार्टी टिकट्स की खरीद व फरोख्त का इल्ज़ाम पीटीआई पर पहली दफ़ा नहीं लगा है। तकरीबन हर इलेक्शन में खुद पीटीआई के अंदर से इस बात के शवाहिद और इल्ज़ामात सामने आते रहे हैं और फिर खुद इमरान खान हर बार कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ वो आइंदा नहीं होगा। गुज़िश्ता दिनों भी इमरान खान ने यह खुद माना कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट्स के लिए पैसे चले थे, मगर इस दफ़ा वो खुद टिकट्स तकसीम करेंगे और मेरिट के मुताबिक तकसीम करेंगे। एक एक का टिकट मैंने खुद अपनी तरफ से, पहले हमारे टिकट में और लोगों के ऊपर छोड़ देता था टिकट देना, लेकिन मुझे पता है 2018 के टिकट बड़े गलत बांटे गए हैं और मुझे पता है कि उसमें बदनीयती भी थी और पैसा भी चला था कई जगह पे, इसलिए इस बार ये टिकट मैं खुद दे रहा हूँ। ना मेरा कोई फेवरेट है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई दोस्त। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं समझता हूं कि मेरिट है वो मैं उसके मुताबिक टिकट दूंगा। बहुत बड़ा एतराफ़ है कि इमरान खान खुद मान रहे हैं कि 2018 में पीटीआई के टिकट्स के लिए पैसे चले थे, मगर दिलचस्प बात यह कि 2018 में इमरान खान फ़ख्र से दावा करते थे कि मेरी सरबराही में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने मेरिट का पूरा ख्याल रखकर बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए हैं। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरी सरबराही में ज़्यादातर जो हमारे टिकट्स थे वो हमने अनाउंस कर। ये वो लोग हैं जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी मदद करेंगे, मेरिट का पूरा हमने ध्यान रखा, बेहतरीन कैंडिडेट है जो इलेक्शन जीत सके। मगर आज 5 साल बाद इमरान खान अपनी बात से पीछे हट गए हैं और खुद अपनी पुरानी बात को गलत कह रहे हैं, जिससे 2018 में इमरान खान की सरबराही में बनने वाला पार्लिमानी बोर्ड मुतराज़े हो गया और सवाल उठ गया है कि पैसे चलाए किसने थे और लिए किसने थे। खुद तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमान पाक के बाहर कई दिनों से एहतजाज करते रहे हैं और हालिया ऑडियो लीक्स ने इन इल्ज़ामात को मज़ीद तक़वियत दे दी है। मगर अहम बात यह है कि पीटीआई इससे पहले भी कई दफ़ा इस सूरत हाल का सामना कर चुकी है। मार्च 2021 में होने वाले सेनेट इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ ने जानते बूझते हुए एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब कराया जिस पर खुद ही इल्ज़ाम लगाया था कि वो सेनेटर बनने के लिए पैसे चला रहे हैं। हुआ कुछ ही हो कि 2021 में सेनेट इंतखाबात के दौरान खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी का नाम लिए बगैर ये इंकिशाफ कर दिया कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। इमरान खान ने खुद ही इंकिशाफ किया और फिर खुद ही बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर नामी एक शख्स को सेनेट का टिकट भी दे दिया, जिसके बारे में ये तक नहीं पता चल रहा था कि वो पीटीआई में कब शामिल हुए हैं। फिर इस दौरान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमा बाबर यूसुफ जई ने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ कर दिया कि अब्दुल कादिर ही वो आदमी हैं जिनके बारे में इमरान खान को शिकायत की गई थी कि वो सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए खर्च करके हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जब ये मामला मीडिया में आया, शोर उठा और पार्टी के अंदर से आवाज़ें आईं तो पीटीआई ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस ले लिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो टिकट दिया गया था बलूचिस्तान से वो वापस ले लिया गया है अब्दुल कादिर साहब से? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। वजह क्या बनी है गिल साहब टिकट वापस लेने की? आई थिंक पार्टी की फीडबैक थी, पॉलिटिकल जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं सबसे उनकी बात भी सुननी जानी चाहिए। हमारी पार्टी ने ही रिवाज दिया आपके सामने। शहबाज गिल उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी थे। उन्होंने ट्वीट में भी लिखा कि बलूचिस्तान से सेनेट का टिकट कादिर साहब से वापस लेकर ज़हूर आगा को जारी किया जा रहा है।
कप्तान हमेशा अपने पार्टी वर्कर की आवाज़ सुनता है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही दिन बाद एक और हैरानकुन पेशरफ सामने आ गई। अब्दुल कादिर आज़ाद हैसियत में सेनेट के उम्मीदवार बन गए और फिर सेनेट इलेक्शन से एक हफ्ता पहले तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार ज़हूर आगा को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार करा लिया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर की हिमायत कर दी। हमने उसी दौरान वफाकी वजीर फवाद चौधरी से यह सवाल किया कि तो वही बात हो गई कि कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, तो उन्होंने कहा कि ये एडजस्टमेंट पीटीआई बलूचिस्तान ने की है, पीटीआई इस्लामाबाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब्दुल कादिर के ऊपर इल्जाम लगा, पहले एक दिन पहले उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, उन्हें टिकट दे दिया, पार्टी ने कहा यही तो है 70 करोड़ जो ऑफर कर रहा था, टिकट वापस लिया, किसी और को दिया, अब्दुल कादिर ने सपोर्ट हासिल की आपकी इत्तेहादी की और आप अपने इत्तेहादी के हक में विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेट, तो ये कान यहाँ से या वहाँ से पकड़ने वाली बात हो गई। जब हमारी पार्टी ने ये कहा कि नहीं ये इनको कबूल नहीं है, तो वहाँ पर एक जो लोकल वर्कर है उनको टिकट दिया गया। अब वो लोकल वर्कर और पीटीआई जो बलूचिस्तान है वो और बीएपी ने आपस में एक जो है वो मुआहदा किया है, वो उसका इस्लामाबाद से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक कोयटा से है। तो ये इंटरनल अरेंजमेंट हर जगह के ऊपर होती है और वही अरेंजमेंट वहाँ पे हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें किसी किस्म की कोई एलिगेशन का कोई सवाल। यानी पीटीआई ने उसी अब्दुल कादिर को वोट देकर सेनेट मुंतखब करा लिया, जिनसे इस बुनियाद पर टिकट वापस ले लिया गया था कि वो सेनेटर बनने के लिए पैसे चला रहे हैं, और फिर सेनेटर बनने के कुछ दिन बाद अब्दुल कादिर को तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया। खुद इमरान खान ने बनी गाला में उनसे मिलकर उन्हें पार्टी में शामिल किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी दौरान तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा ये दावा करते रहे कि अब्दुल कादिर को पार्टी में कोई जानता ही नहीं है, उन्हें पार्टी में आने से पहले ही पार्टी का टिकट दे दिया गया। अब्दुल कादिर साहब को ज़ाती तौर पे ना मैं जानता हूँ, ना हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई भी बंदा जानता है। 7-8 दिन पहले ये बातें चल रही थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की तरफ से वो आ रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा। ये चलते चलते पता चला कि उन्होंने टिकट नहीं दिया और साथ ही वो पीटीआई में आ गए, बल्कि पीटीआई में आने से पहले ही उनको टिकट दे दिया गया। अपील है खान साहब से कि ये जो सेनेट का जो टिकट इनको दिया है इस पर नज़रसानी करें। खुद फवाद चौधरी ने भी तस्दीक की कि अब्दुल कादिर सेनेट इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो लोगों से बात हुई है बीएपी के लोगों से, और वो कह रहे हैं कि जहां तक हमें पता है कल तक ये हमारी जमात का हिस्सा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं थे। इससे पहले हमारी जितनी मीटिंग्स होती रही है उसमें ये बाप पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करते रहे, तहरीक इंसाफ में नहीं थे ये। तो अगर शमूलियत हुई है तो आजकल में ही हुई होगी, इससे पहले नहीं हुई है। फवाद साहब दुरुस्त बात है, बाप में भी उनका करीबी था और पीपल्स पार्टी का ये पीटीआई का और बीएपी का अलायंस है बलूचिस्तान में, और दोनों पार्टीज की जो मीटिंग है वो ज़ाहिर मुश्तरका होती है। इमरान खान दूसरों पर सेनेट के इंतखाबात के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए चलाने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। असल में ये सब कुछ खुद पार्टी के अंदर हो रहा था, और बात यहाँ तक भी महदूद नहीं है, बल्कि उनकी अपनी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तक भी पैसे चलाने के इल्ज़ाम से महफूज नहीं रहे और पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठती रही हैं। और इमरान खान ने आवाज़ उठाने वालों को ही पार्टी से बाहर कर दिया और उनके साथ खड़े हो गए जिन पर पैसे चलाने का इल्ज़ाम लग रहा था। इमरान खान ने हमेशा दावा किया कि वो तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाएंगे और इस जमात में लीडरशिप इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होगी, क्योंकि ये जमात दूसरी जमातों की तरह नहीं है। और फिर इमरान खान ने 2 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए भी, और दोनों इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही मुतनाज़ हो गए और पैसे चलने के इल्ज़ामात पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए। गुज़िश्ता साल इमरान खान ने खुद भी तस्लीम किया कि हमने 2 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की कोशिश की, मगर सही मानों में इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो मैं चाहता था ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान के मुताबिक दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिजिटल तरीके से होने थे, मगर सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए रोकने पड़े। मगर हकीकत में पार्टी इलेक्शन इसलिए नहीं रोकने पड़े थे, बल्कि इलेक्शन के तरीक़ाकार से मुताल्लिक इमरान खान और उन्हीं के इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान इख्तलाफात की वजह से रोकने पड़े थे। पीटीआई के इन दोनों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जायज़ा लेते हैं। 2013 में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और वो मुतनाज़ हो गए। इंतखाबात में पैसे चलने का इल्ज़ाम लगा और ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लगाया, जिसके बाद इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमा जस्टिस वजीउद्दीन को तहकीकात की जिम्मेदारी दे दी। जस्टिस वजीउद्दीन और यूसुफ गबोल पर मुश्तमिल 2 रुकनी ट्रिब्यूनल ने इल्ज़ामात की तहकीकात की और अपनी सिफारिशात में जहांगीर तरीन, अलीम खान और परवेज़ खटक समेत 4 पार्टी रहनुमाओं पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया। जस्टिस वजीउद्दीन ने बारहा जहांगीर तरीन समेत दीगर रहनुमाओं पर पार्टी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में धांधली की, जिन्होंने ड्यू प्रोसेस को रोका, जिन्होंने खुद ट्राइब्यूनल को भी काम नहीं करने दिया। वो कौन लोग हैं? परवेज़ खटक साहब जो आजकल जेपी के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। वो कौन लोग हैं? जहांगीर तरीन साहब जो इस वक्त पार्टी को प्रैक्टिकली रन कर रहे हैं।
नादिर लगारी साहब जो यहाँ के सिंध की पीटीआई के सदर रह चुके हैं, और अलीम खान साहब जो लाहौर पीटीआई के सदर रह चुके हैं। जून 2015 में ट्रिब्यूनल के दूसरे रुकन यूसुफ गबूल ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पैसे चलने के सबूत मौजूद हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आया कि मनी वाज एक्सचेंज जो सेक्रेटरी जनरल की इलेक्शन हुई है, और उसके अंदर वो एक बंदे ने आके गवाह दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया, पैसे उसने कहा कि मैंने ब्रोकर की थी डील बलोच लीडर्स की, जो आरिफ अलवी और सैफुल्लाह न्याजी ने पहले उनके साथ गठजोड़ कर लिया था। तो आई आउटबिडेड देम, आई हैड अ ब्लैंक चेक फ्रॉम जहांगीर तरीन to outbid them, और ये परवेज खटक शुड विन द जनरल सेक्रेटरीज पोजीशन। तो जब आप आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसे चल रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसों के साथ वोट खरीदे जा रहे हैं, तो हमने इस पार्टी को इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि लोग पैसे आके दें और ऊपर से क्रीम उठा के ले जाए। जो बात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जैसे वजी और यूसुफ गबूल ने कही कि पार्टी में पैसा चल रहा है, वही बात 2016 में पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी कही। आज एक अरबपति तबका है जो समझता है कि मैं अपनी दौलत के बलबूते पॉलिसी मरतब करूंगा, पॉलिसी तब्दील करवाऊंगा, SROs बनवाऊंगा, SROs तब्दील करवाऊंगा, और वो अफराद को नजरियात पर अहमियत देता है, उसके पर्सनल एजेंडाज हैं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ पर्सनल एजेंडाज के लिए नहीं, एक नेशनल एजेंडा के लिए मुरतब की, खड़ी की। जो सियासी तिफल मकतब हैं वो हमें रोशनी दिखाने आए हैं। वाह वाह तेरी दावा, वाह तेरी तोड़ा। अब ये सारा मामला इमरान खान के सामने था, मगर इसके बाद जो हुआ वो तवक्कात के बरखिलाफ था। 2 रुकनी तहकीकाती ट्रिब्यूनल ने सिफारिशात में जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए थे उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, मगर ट्रिब्यूनल के दोनों अराकीन यानी जस्टिस वजीहुद्दीन और यूसुफ गबूल की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, और फिर इमरान खान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही ख़त्म कर दिया और जस्टिस वजीहुद्दीन से ओहदा छोड़ने का कह दिया। अगस्त 2015 में उनकी पार्टी रुकनीत ही मुअत्तल कर दी गई, जिसके बाद सितंबर 2016 में जस्टिस वजीहुद्दीन ने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। अब आम बात यह है कि जस्टिस वजीहुद्दीन तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रहे हैं। खुद इमरान खान ने उन्हें 2013 में सदारती उम्मीदवार नामजद किया था और उनकी तारीफें भी की थी। जस्टिस वजीहुद्दीन साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ेंगे। हमारे जो कैंडिडेट हैं जस्टिस वजीहुद्दीन, वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है इस रोल के, जिनके कैरेक्टर के ऊपर, जिनके माजी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनका एक मिसाली किरदार है, जिन्होंने वो जज थे जिन्होंने जब जनरल मुशर्रफ का PCO आया तो उन्होंने रिज़ाइन किया। ये एक असूली आदमी है और ये वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। इमरान खान जस्टिस वजीहुद्दीन के किरदार की गवाही दे रहे थे, कह रहे थे कि उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, मगर जब इन्हीं जस्टिस वजीहुद्दीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कुछ अहम रहनुमाओं पर उंगली उठाई जो कि उस वक्त इमरान खान के करीब थे, तो इमरान खान ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तनाज़े के बाद जस्टिस वजीहुद्दीन तो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, मगर इसके बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने थे वो भी मुतनाज़े हो गए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए 24 मार्च 2015 को तस्नीम नूरानी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया, मगर 1 साल के बाद मार्च 2016 में तस्नीम नूरानी ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, और वजह भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन बताई, क्योंकि तस्नीम नूरानी के इमरान खान से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तरीक़ाकार पर इख्तलाफात हो गए थे, जिसके बाद इमरान खान ने तस्नीम नूरानी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तस्नीम नूरानी ने उनके इख्तियारात यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इख्तियारात भी खुद ले लिए थे। पार्टी का ख्याल था कि तस्नीम नूरानी का काम जो इलेक्शन कमीशन का काम होता है सिर्फ इलेक्शन करवाना। अब यहाँ क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो राइट मेरा था एज चेयरमैन, जो मुझे जस्टिस वजू ने दिया था जब पार्टी डिसॉल्व की, या जो पॉलिटिकल साइड का था, वो भी इलेक्शन कमीशन ने हमारे से ले लिया। उन्होंने कहा जी हम फैसला करेंगे कैसे इलेक्शन करवाना है। हमारे प्रोग्राम में तस्नीम नूरानी ने कहा कि इमरान खान चाहते थे कि एक ही ओहदे पर इलेक्शन हो, अगर ऐसा होता तो इमरान खान चेयरमैन बन जाते और फिर वो बाकी ओहदों पर लोग खुद नामजद कर देते, इलेक्शन ही नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन कोई 3-4 हफ्ते पहले जो उनके इर्द गिर्द हजरात थे, उन्होंने मेरा ख्याल है यानी ये कन्विंस कर लिया कि जी सिर्फ एक
जो है बंदे की इलेक्शन होगी। अब मेरे साथ 4-5 बड़े मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के। हमें उसमें मसला ये था कि जो सेंटर पे इलेक्शन है उसमें चेयरमैन तो जो है वो तो इन एनी केस इलेक्टेड है, क्योंकि फाउंडर चेयरमैन है, उनके तो 99% चांसेस हैं कि वो इलेक्टेड होंगे। वो तो इसका मतलब है कि सेंटर में वो बाकी नॉमिनेट करेंगे तो फिर सेंटर में तो इलेक्शन होगा नहीं। तो हमने उनसे गुजारिश की कि ये मुनासिब नहीं लगता, आप नीचे वालों का भी एक और वोट करा लें। बहरहाल उस पर उन्होंने स्टैंड ले लिया और हमारी आखिरी मीटिंग जुमेरात को हुई थी और उससे हमें तो यही पैगाम मिला कि भाई टेक इट और लीव इट। दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे जो मुतनाज़ हो गए थे और फिर इसके पीछे भी पैसे वालों का रसूख निकला, क्योंकि गुज़िश्ता साल इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने भी तस्लीम नूरानी के मौक़िफ़ की तस्दीक की और हमारे प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान की बात मानकर इंतखाबात नहीं होने दिए। मैं तस्लीम नूरानी के साथ मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूँ। जो उन्होंने है वो हमारी सबकी सोच है। तस्लीम नूरानी साहब ने बहुत अच्छा 2016 में तैयारी की हुई थी, उसको भी सेबोटाज करने में इन्हीं हजरात का, तरीन साहब का और अलीम साहब का हाथ था, क्योंकि वो समझते थे कि अगर पार्टी वर्कर्स के वोटों से फैसला हो गया तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पार्टी में किसी तौर पर भी हरदिल अजीज़ नहीं थे। और ये उस वक्त इमरान खान साहब ने उनकी बात मानते हुए उन इलेक्शंस को वहीं पर रोक दिया, उसको होने नहीं दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई माह से 2 जजेस की तैनाती नहीं की गई है और अब 2 जजेस की खाली नशिस्तें पुर करने के लिए जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है। आज अस्नात मिली की खबर के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने खत में उन खाली नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्तरद हिलाली और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख का नाम तजवीज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के अलावा 16 जजेस पर मुश्तमिल होती है, यानी टोटल 17 जजेस होते हैं जो चारों सूबों और इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान नजरियाती तफरीक और तनाज़ा नजर आया है, जिसकी वजह से ये 2 नशिस्तें कई माह से खाली हैं। जैसे काजी फाइज़ ईसा इस हवाले से गुज़िश्ता साल खत लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स 2010 के रूल नंबर 3 के मुताबिक नामजदगियाँ बज़रिया चीफ जस्टिस की जा सकती हैं, चीफ जस्टिस की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस अकेले ही इसके लिए किसी जज को नामजद कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि कमीशन इसलिए बनाया गया था कि चीफ जस्टिस की ताकत को मजीद मुस्तहकम करने के बजाय उसको तकसीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती को एक शफाफ और जामे अमल बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती पर गुज़िश्ता साल से तनाज़ा चल रहा है, जहां जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और उनकी राय से इत्तफाक करने वाले जजेस का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर होनी चाहिए ताकि मनपसंद जजेस की तैनाती ना की जा सके, जबकि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के हामी जजेस का मानना है कि जजेस की तकर्री के लिए सिर्फ सीनियर होना ज़रूरी नहीं है। ये 2 मुतज़ाद आरा गुज़िश्ता साल उस वक्त भी सामने आई थी जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के 1 और सिंध हाई कोर्ट के 2 जूनियर जजेस के नाम तजवीज़ किए थे। लेकिन जूनियर होने की वजह से जुडिशल कमीशन में नामों पर इत्तफाक नहीं हो सका था और उनकी मुखालफत करने वालों में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा सरफहरिस्त थे। इस दौरान जजेस के दरमियान तनाज़ा खुलकर सामने आया और 3 महीनों तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हो सका। लेकिन फिर जब अक्टूबर में दोबारा इजलास हुआ तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह के अलावा बाकी उन्हीं 3 जजेस के नामों की तजवीज़ दे दी जो जुलाई में मुस्तरद हो गए थे। इस इजलास में जस्टिस अतर मिन अल्लाह के नाम पर तो दोनों तरफ से इत्तफाक किया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के 2 जूनियर जजेस के नाम हुकूमती हिमायत की वजह से मंजूर हो गए। इस दौरान पेशावर हाई कोर्ट और वहाँ की वकला बिरादरी की जानिब से अदम नुमाइंदगी की शिकायत पर शदीद एहतजाज भी किया गया, जबकि सिंध हाई कोर्ट में सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करते हुए जूनियर जजेस का नाम तजवीज़ करने पर भी एहतजाज किया गया। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद मुसलसल सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस की तैनाती पर जोर देते रहे और बाद में वज़ीर कानून ने जूनियर जजेस की तैनाती पर हुकूमती वोट देने पर कौम से माफ़ी मांगी। मैं आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करता हूं दोबारा। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सब की मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज़्यादा खड़े होने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।